और अस्सलाम वालेकुम। 24 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 25। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर अडयाला जेल से। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रात के 2 से 3 बजे के दरमियान का वक्त है। अभी भी इस वक्त भी ठिठुरती हुई इस रात में इमरान खान की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अडयाला जेल के सामने बैठे हैं, धरना दिए हुए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अडयाला जेल में मौजूद कर्नल ने तमाम कवानीन को पाश पाश करते हुए इमरान खान के खानदान तक उनको रसाई देने से इनकार किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान का कानून यह मुतय्यन करता है बल्कि इंटरनेशनल कवानीन भी, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी, तमाम इंटरनेशनल कवानीन भी इस चीज़ की के पाबंद बनाते हैं पाकिस्तानी रियासत को, हुकूमत को, कि वो किसी भी जेल में कैदी जिसको भले सज़ा हुई है या नहीं हुई, उसके जो ख़ानदान है उस तक और उसके वकला तक उसकी रसाई को यकीनी बनाए। इमरान खान साहब को आजकल कैद तन्हाई में डाला हुआ है, साथ साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी के ऊपर भी वैसे ही मुजालम किए जा रहे हैं। उनके ख़ानदान से भी किसी किस्म की उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसी सिलसिले में मंगल के दिन, हर मंगल के दिन मुलाकात होती है। मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनें और साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, चाहने वाले, वो तमाम अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। जेल से दूर ही एक बार फिर उन्हें रोक लिया गया। इस वक्त वो धरना दिए पिछले कई घंटों से जेल के सामने बैठे हैं। ठिठुरती हुई रात है, अभी यही वो वक्त है जिसके बाद ये पानी फेंकते हैं, तशद्दुद करते हैं रात के 3 बजे 4 बजे। अगले चंद घंटों में क्या होता है वो भी अपडेट होगी, जाहिर है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करवा चुके होंगे। सुबह ये व्लॉग आपके सामने 6-7 बजे आ जाता है, तो अगर कोई अपडेट हुई तो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये पिछले कई हफ्तों से इन्होंने ये वतीरा बना लिया हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ ये मुलाकात नहीं करवा रहे। एक अच्छा इकदाम जो हुआ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो नौजवान हैं, माज और उनके साथी, उन्होंने किया कि उन्होंने अनाउंस किया कि हर मंगल को जब वो बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अडयाला के सामने धरना देंगे तो वो लंदन और मैनचेस्टर और दूसरी तमाम जगहों पर बरतानिया में भी बैक वक्त धरना होगा। पहली दफ़ा जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोगों ने उन पर प्रेशर डाला कि ये आपने क्यों कर दिया अनाउंस, आपने तहरीक इंसाफ के नाम से क्यों अनाउंस कर दिया, आप तो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार नहीं हैं। इस तरह की बातें जो उन्होंने मुझे बताई उनसे जब मेरी बात हुई तो उन पर प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस धरने को कॉल आउट कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने भी और कुछ और दोस्तों ने भी उनको कहा कि आपको हर सूरत एहतजाज करना चाहिए। आपको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते तो उसके बगैर करें। हम अपील करेंगे लोगों को कि आप हर सूरत एहतजाज करें और लोग आपको सपोर्ट करें। वही हुआ, नौजवानों ने एक अच्छा इकदाम लिया। एक हफ्ते तो उन्होंने मजबूरी में वो कैंसिल किया, अगले ही हफ्ते के लिए उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट कर दी, मीन आज 23 तारीख के लिए। आज बहुत ही अच्छे मनाजर देखने को मिले बरतानिया में, कई मुकामात पर, मैनचेस्टर हो, लंदन हो, लूटन हो, इन तमाम जगहों पर और भी कई जगहों के ऊपर पूरी दुनिया में, कुछ जगहों पर आज और कुछ पर कल अब मुजाहरे हो रहे हैं। नौजवानों ने कमर बांधी है। तो आप देखिए कि जो हमारे पुराने बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। सियासत में एक बात याद रखिए कि सियासत में लोगों की मजबूरी होती है। जो सीनियर लोग होते हैं, जो कोई ओहदेदारान होते हैं, वो अगर आप कोई काम करें तो उन्हें मजबूरन आपके साथ आके खड़े होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं खड़े होंगे तो उनका जो ओहदा होता है, उनकी जो चौधराहट होती है, वो चैलेंज हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप काम करने लगते हैं तो कई जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, शुरू में प्रेशर डालेंगे। रेड टेपिज्म इसी को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी इसी को कहते हैं। आप ओहदेदार नहीं हैं, आपके पास इजाज़त नहीं है, आपने किससे मशवरा किया, किसकी इजाज़त से किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने दिन देने थे चंद, और इसी चक्कर में वो एहतजाज कई दफ़ा नहीं होने देते। 2-3-4 वजूहत होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि उनको लगता है कि किसी और ने एहतजाज की कॉल दे दी, एहतजाज हो गया तो उनकी थानेदारी, उनकी जो नंबरदारी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि कोई और लीडरशिप पैदा हो गई है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो डीएनए है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, यहाँ पर खुद से इक़्तिदार मुंतकिल करने का कोई रुझान नहीं है। वो भले ऊपर नवाज शरीफ साहब की शक्ल में आपको नजर आता हो या नीचे किसी पॉलिटिकल पार्टी का ओहदेदार हो। 10-10, 20-20 साल से एक ही ओहदेदार चले आ रहे हैं। वो बिल्कुल नौजवानों को कोई अपनी पोजीशन दे के आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। इक़्तिदार की मुंतकिली जो है यहाँ मौत के साथ ही होती है। वे बुलिया सी मरना ना ही गौर पे आ कोई और, वही वाली बात है कि मरना तो हमने है नहीं, तो जब मरना है तभी हमारे पास जो कोई पोजीशन है, काउंसलर की है, बीडी मेंबर की है, वार्ड मेंबर की है, जो भी पोजीशन है वो तभी हमने देनी है जब हमने दुनिया से जाना है। यही काम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अक्सर हमने होते देखा है। अब तो क्लोजली वॉच किया। अच्छा, फिर दूसरी वजह यह है कि जो खड़पैंच किस्म के ओहदेदार होते हैं कई,
ये नहीं कि वो कोई बददयानत होते हैं या बिके हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि वो खड़पैंच होते हैं। खड़पैंच का मतलब ये है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के अंदर उन्होंने हर जगह पर हुज़ हू उसके साथ ताल्लुकात रखे होते हैं, एम्बेसी के अंदर भी उनके ताल्लुकात होते हैं, उसी से उनका ज़रा शबशबा भी बनता है। अगर एम्बेसी का कोई फंक्शन हो उसमें उनको ना बुलाया जाए तो फिर भी उनकी थानेदारी नंबरदारी जो है वो चैलेंज हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में एम्बेसी भी उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस ना दिखने वाला अपना बरकरार रखती है। कई दफ़ा उनसे मिन्नत करती है, समाजित करती है, देखें आप एम्बेसी के सामने एहतजाज ना करें, फ़लाँ जगह कर लें, इस दफ़ा ना करें, अगली दफ़ा कर लें। तो वो जो पाकिस्तान के अंदर एक भाईचारे वाला होता है ना, आप जनाब चलें, कोई बात नहीं, थोड़ी को हाथ लगा लिया, मिन्नत कर ली, आप तो भाई हैं, थोड़ी सी बीच में धमकी भी लगा दी, आपके वहाँ रिश्तेदार भी हैं, ये सब कुछ कर करवा के एहतजाज को जो है वो मनूवरिंग करके अक्सर औकात जो है वो ख़त्म करवा दिया जाता है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर आपके ताल्लुकात, आपकी पोजीशन, आपकी बढ़ती हुई उम्र या कोई और वजूहात जो हैं वो कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको एक स्टेप पीछे होना चाहिए और किसी नौजवान को कहना चाहिए कि तुम अनाउंस करो। और मैं यही कहूँगा एम्बेसी वालों को, अपने दोस्तों को या किसी और को जिनके हाथों में मजबूर हूँ कि मैं तो नहीं कर रहा, फ़लाँ कर रहा है, और फिर मैं भी आके खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि इससे थानेदारी जो है वो ख़राब होती है उन ओहदेदारों की। तो वो अक्सर जो कोई नौजवान ये काम करने की कोशिश करते हैं उनके रास्ते में भी रोड़े अटकाते हैं। सभी नहीं करते, बहुत सारे ओहदेदार सपोर्टिव भी होते हैं, सपोर्ट करते भी हैं, नज़र भी आते हैं हमें सपोर्ट करते हुए, लेकिन कई ऐसा भी करते हैं। तो इसलिए माज और उनकी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यंगस्टर्स हैं, उन्होंने ये कमर बांधी और शुरू में उनको शायद ये लगता हो कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन देख लें, ना सिर्फ आज लोग आए हैं बल्कि सभी आपके साथ आज खड़े होते हुए नजर आए हैं। जब किसी भी चीज़ में सक्सेस हो जाती है तो सभी उसके पार्टनर बन जाते हैं, जब फेलियर होता है तो कोई उसका पार्टनर नहीं होता। तो नौजवानों को मेरा पैगाम है, वो दुनिया में जहाँ भी हैं, इमरान खान जो है वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये जितने भी लोग आपको दूसरा रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते का अभी इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। होगा तो वो इमरान खान साहब ही तय करेंगे कब करना है, कैसे करना है। आपके ज़ुम्मे एहतजाज है, आवाज़ उठाना है, जहां आपको मौका मिले आप एहतजाज कीजिए। आज जैसे लंदन और यूके के दूसरे शहरों में हो रहा है, मैं तवक्को करूंगा कि अगले मंगल को अमेरिका में भी और दूसरी जगहों पर भी जो हमारी जमात के अकाबरीन हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे दोस्त हैं, वो सब भी कमर बांधेंगे और इसी तरीके से इस एहतजाज में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डालेंगे। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। लिबिया के आर्मी चीफ तैयारा हादसा में जाँ बहक हो गए हैं और फ़ौज के मुतअद्दिद सीनियर अफसरान भी इस तैयारे में मौजूद थे। कोई कह रहा है 4 लोग थे, कोई कह रहा है 4 से ज़्यादा थे। लीबिया के ये वो आर्मी चीफ नहीं है जो हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले। वो हफ्तर, खलीफा हफ्तर उनका बेटा सदाम है। वो जो लीबियन नेशनल आर्मी है, वो एक मुतहारब ग्रुप उन्हें कहें या एक ये लीबियन यूनिटी जो गवर्नमेंट है, ये उसके आर्मी चीफ हैं जो आज जाँ बहक हुए हैं। ये मेरा ख्याल टर्की जा रहे थे या वहाँ से आ रहे थे, अनकरा के करीब इनका जहाज़ गिर कर तबाह हुआ है, जिसमें तमाम लोग जो उस तैयारे के अंदर थे वो मारे गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, कोई ज़िंदा नहीं बचा। ये वो वाला फैक्शन है लिबिया का जिसको अक़वाम मुत्तहिदा रिकगनाइज़ करता है, जो यूनिटी गवर्नमेंट है, ये उसके आर्मी चीफ थे। वो जो दूसरा खलीफा हफ्तर और उनके साहबजादे सदाम हफ्तर, उन्होंने अपना एक ग्रुप और अपना एक मिलिशिया या आप कहिए कि अपनी एक फ़ोर्स बनाई हुई है और ये आपस में दोनों नबरदज़मा है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इनको असलहा बेचने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिबिया के अंदर कोई भी इस वक्त प्रॉपर गवर्नमेंट इंस्टॉल नहीं है। कुछ हिस्सा आपको कल भी बताया था, 60% के करीब हिस्सा जो है वो हफ्तर ग्रुप के पास है और बाकी जो 40% के करीब तकरीबन हिस्सा है वो जो ये यूनिटी गवर्नमेंट है, जिनका आर्मी चीफ अभी तैयारे के अंदर जाँ बहक हुआ है, उनके पास है। तो ये एक डेवलपमेंट लिबिया से सामने आई है। पाकिस्तान में तो लोग मिला जुला रुझान था, कुछ लोग बहुत अफसोस कर रहे थे, कुछ कम अफसोस कर रहे थे इस हलाकत पर, और लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि कौन किसका तैयारा गिरा है, क्या हुआ है। तो बहरहाल ये सूरत हाल वहाँ पर डेवलप हुई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर दोबारा से PIA की निजकारी है, उस पर पड़ा हुआ शोर है। सबसे पहले तो हमने एक माजरत करनी है। माजरत हमने ये करनी है कि याद कीजिए, इससे पहले आज से कोई 6 महीने पहले शायद या ज़्यादा अरसा हो गया होगा, PIA की पहले एक बोली लग रही थी और उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी जो सोनो टीवी को भी शायद ओन करते हैं, उन्होंने 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। आपने, हमने, सब ने उनका मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि ये क्या मजाक है। तो हमें सबको यही लगा कि ये जो खरीदारी है कि अब उन्होंने खरीद ली, आरिफ हबीब ग्रुप और कंसोर्शियम की वो कंपनी है, अब वो 10 अरब उसी के अंदर लगाएंगे, मीन अपनी कंपनी में, अपने ही बिजनेस में लगाएंगे। तो PIA पहले भी अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी खरीदता 10 अरब में, और अगर उन्होंने इस एयरलाइन को चलाना होता कामयाबी के साथ, तो जाहिर है वो इन्वेस्ट करते, तो अभी वाली कंपनी भी इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो आप यही कह लीजिए कि मिस रिप्रेजेंटेशन कह लें, धोखा कह लें, फ्रॉड कह लें, से जो भी कहना है, इस पूरी जो पैकेजिंग करके आपके सामने 135 अरब को पेश किया जा रहा है, असल में ब्लू वर्ल्ड सिटी वाली ही कीमत है और वही वारदात है, लेकिन सिर्फ पैकेजिंग जो है वो नए सिरे से तब्दील करके आपके सामने रख दी है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग जो है डायमेंशन है जो सामने आई है, और वो डायमेंशन है कि फौजी फाउंडेशन ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि
इस डील का वो हिस्सा बनेंगे। कम से कम मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हो रहा है, हतमी तौर पर ऐलान हो जाएगा आने वाले दिनों में कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं। लेकिन याद कीजिए, हमने अब से 2-3 दिन पहले आपके सामने, 2 दिन पहले गालिबन एक गलत शेयर पढ़ा था, शेयर का वजन भी गलत था, मिसरा भी गलत था, अभी भी गलत ही पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट दैट गुड विद पोइट्री। इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो मैं तेरी, हारूं तो तू मेरा। मुझे पता है शेर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, इसका वजन शजन मैंने टांगे शांगे इसकी तोड़ दी होंगी। लेकिन हमने उस दिन आपको ये शेर सुनाकर ये बताया था कि फौजी फर्टिलाइजर ने बिडिंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि जो जीतेगा उसके साथ हम शामिल हो जाएंगे। तो आज जैसे ही आरिफ हबीब ग्रुप ने 10 अरब रुपए में ये पीआईए जीत ली, लूट ली, जो भी आपने कहना, इसमें आरिफ हबीब साहब का कसूर नहीं है। वो तो बहुत ही एक मोतबर बिजनेसमैन है, बहुत ही उनकी एक मैं ये कहूँगा कि बहुत ही वर्सटाइल किस्म की उनकी पूरी एक इंडस्ट्रियल जो एम्पायर उन्होंने खड़ी की है, और उनकी एक पूरी स्टोरी है कैसे उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बिजनेसमैन है, उनको जो अच्छी डील मिली उनका हक है, और वो बता भी रहे हैं कि आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें ये कहा था कि बाहर की कंपनीज भी पीआईए खरीदना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पीआईए खरीदें। तो उन्होंने तो सीधा सीधा बता दिया, और एज अ बिजनेसमैन जो बेहतर डील उनको मिली वो उन्होंने ले ली। लेकिन असल में तो इसमें सारी कारस्तानी हुकूमत की अपनी है, जनरल्स की अपनी है। तो अब जैसे ही पीआईए को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत लिया, खरीद लिया, साथ ही टेलीविजन पर खबर आई कि अब फौजी फर्टिलाइजर इसका हिस्सा बन जाएगी। हम ये चीज़, ये खबर आपके सामने 2 दिन पहले रख चुके हैं कि फौजी फर्टिलाइजर उसी के साथ जाएगा जो इस बिड को जीत लेगा, क्योंकि उन्होंने जीती हुई टीम के साथ जाना है। अब अगली खबर आपको दे दें, हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं, और फौजी फर्टिलाइजर डिनाई कर दे अगर हम गलत खबर दे रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं कि फौजी फर्टिलाइजर या उसके अलावा कोई और इदारा जो हमारे जर्नल्स ने बना रखा है, उन्होंने एयरलाइन का एक लाइसेंस लेकर भी रखा हुआ था। पहले उनका दिल था कि सीधा सीधा पीआईए खरीदने, फिर उन्हें लगा कि ये सीधा सीधा मुनाफे का काम नहीं होगा, तो पहले किसी और को खरीदने दें, फिर बीच में शामिल हो जाए। अब हो सकता है फौजी फर्टिलाइजर 25% शेयर रखे इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि 25% नहीं रखेगा, इससे ज़्यादा रखेगा। और आज ही आपको ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इवेंचुअली फौजी फर्टिलाइजर इस हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद या तो अपने शेयर्स बेच देगा बहुत प्रॉफिट लेके, और या हो सकता है कि पूरी एयरलाइन ही या मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें फौजी फाउंडेशन ही कल को आपको नजर आए। लेकिन असल जो डिजिटल डिफरेंस आपने देखा है वो ये देखा है कि जैसे ही आरिफ हबीब ग्रुप ने पीआईए को खरीद लिया, बोली जीत ली, साथ ही फौजी फाउंडेशन की एंट्री हो गई, जर्नल्स इंटर हो गए, और उन्होंने कहा कि हम इस कंसोर्शियम के साथ जाएंगे। कम से कम मीडिया ये बता रहा है, हमारा एनालिसिस पहले से 2 दिन पहले से यही था कि फौजी फाउंडेशन उसी के साथ जाएगा जो इस बिड को जीतेगा। तो समरी करते हुए आखिरी लाइन आपके सामने यही रखूंगा कि जो कुछ पहले था, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी 10 अरब में खरीद रहा था, वही सब कुछ अब हुआ है। एक एक जहाज शायद इतने का होगा 10 अरब का, जितने में ये पूरी एयरलाइन बेच दी गई। और जैसे मुशर्रफ जैदी आपके साथ चक्कर कर रहे हैं, ये क्या है कि पहले 10 अरब, अब 135 अरब, पहले भी 10 अरब था, अब भी 10 अरब है, सिर्फ आंख का धोखा है। पैकेजिंग इसकी डिफरेंट है, क्योंकि एक एक तैयारा जो बोइंग 777 या एयरबस हैं A320, ये एक एक तैयारा जो है वो उनकी कीमत तकरीबन 30-31 अरब तक, जो मॉडर्न तरीन प्लेन हैं वो जो पीआईए के पास हैं उनकी बनती है। तो पीआईए के जो सारे तैयारे हैं 777, 320, उनको अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, तो आप शॉक हो जाएंगे कि किस कीमत के ऊपर इन सबको बेचा है। बहरहाल एक लकी रानी सर्कस चल रही है, दोनों तरफ। भतीजी कह रही है कि मैंने पंजाब एयर बनानी है, मीन सूबे की हुकूमत ने एयरलाइन चलानी है। शुरू में डोमेस्टिक चलानी है मैंने, बाद में मैंने इंटरनेशनल भी चलानी है। ये भतीजी कह रही है। भतीजी कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट एयरलाइन चलाएगी। फेडरल गवर्नमेंट और उसके तर्जुमान और टाउट सहाफ़ी में बताते हैं कि अच्छा किया 10 अरब में पीआईए बेच दी। कभी हुकूमतें भी एयरलाइन चलाती हैं? हुकूमतें तो एयरलाइन नहीं चला सकती। तो वो हमें ये मंजन बेच रहे हैं कि हुकूमतें एयरलाइन नहीं चला सकती, भतीजी ये मंजन बेच रही है कि नहीं, हुकूमत एयरलाइन चलाएगी। तो अब ये सर्कस चल रही है, हमें नहीं पता कि जाना है तो किधर जाना है। पंजाब हुकूमत एयरलाइन चला सकती है, फेडरल हुकूमत नहीं चला सकती, और इसलिए वो प्राइवेटाइज कर रही है। इसका मतलब आज जो पंजाब हुकूमत बनाएगी वो भी कल को या उन्हें पौने दामों प्राइवेटाइज करेंगे, तो मेहरबानी करें ना ही बनाएं फिर। तो ये सूरत हाल है। किसी ने एक कमेंट किया हुआ था कि एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जिसको 1985 में पीआईए ने तकनीकी मदद फ्राहम की, अमला दिया, पहले 2 तैयारे लीज पर ज़ाहिर लेकर इस एयरलाइन को खड़ा किया गया। आज उसकी वैल्यू जो है वो शायद $8.4 बिलियन, जो तकरीबन 2,500 अरब रुपए बनते हैं, और पीआईए को हमने सिर्फ 10 अरब के अंदर बेचकर हम शादियाने बजा रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। माजी का नवाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आ रहा है कि अगर रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क बेच दिया जाए तो पीआईए को तो हम ज़बरदस्त चला लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और मुनाफा बख्श बन जाएगी। आज उनके भाई की हुकूमत है तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि सब कुछ इकट्ठा ही 10 अरब लेकर बेच दिया गया।
अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि मोहसिन बेग, जो आर्मी चीफ के बहुत ही करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक इल्ज़ाम, उनकी एक वीडियो सामने आई है। खुदा ना करे कि वो कहीं एआई से ना हो, आजकल बहुत कुछ एआई से भी होता है। कोशिश हमने की, हमें तो वो दुरुस्ती लग रही थी। तो मोहसिन बेग साहब ने इल्ज़ाम लगाया है वज़ीर ख़ज़ाना साहब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पर कि वो ऑफ़िस टाइम में मशरूब बहुत पीते हैं। अब पता नहीं मशरूब से मतलब उनका शराब है या कोई और है। उन्होंने ये कहा कि ये जो वो काम करते हैं, ये जो वो मशरूब पीते हैं, ये उन्हें ऑफ़िस के टाइम में नहीं पीना चाहिए, इससे उनके काम का हर्ज होता है और वो काम ठीक नहीं करते। और वो कह रहे हैं कि असल दहशतगर्द ये हैं, मारंग बलोच दहशतगर्द नहीं है, ये माशी दहशतगर्द मीन औरंगज़ेब साहब और उनके साथी हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। ये उनका तज्जिया है। आगे देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी ये बस है जो आपको दिखा रहे हैं, और ये अब किसी शादी हॉल पर शादी की सवारियां जो है वो लेकर आई है और लेकर जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी माशाल्लाह बहुत ही बैलेंस काम कर रहा है। जहां पीआईए लाजवाब लोग बाकमाल सर्विस है, वहां पर इलेक्शन कमीशन भी लाजवाब लोग बाकमाल सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि उनकी बसें अब जिससे अमला और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है वो शादियों के अंदर सवारियां लेकर आ रही है। दूसरी तरफ कराची तलबा का मलीर गैरिजन में पाक फौज के साथ यादगार दिन गुजरा है। कराची की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और कराची को मलीर गैरिजन कैंप में बुलाया गया, फैकल्टी भी साथ थी। वहाँ पर उनको दौरा करवाया गया, वहाँ उन्हें अमली मशकें करके दी गई, फायरिंग की, जदीद असलहे की फ़ौजी महारत उनको दिखाई गई। और GOC मलीर ने तलबा के साथ खुसूसी नशस्त के दौरान दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे के मौसर तोड़ की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। और आखिर पर मिन्नत समाजत यही की स्टूडेंट्स की कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। और ये जो इमरान खान, नाम तो नहीं लिया, लेकिन इमरान खान और उसके साथी जो आपको झूठ बताते हैं, नहीं हम इतने बुरे नहीं हैं, तो आप लोग हमें बुरा भला कम कहा करें, सोशल मीडिया से दूर रहा करें। तो अक्सर आखिर पर वो जो DG SPR करते हैं हर जगह जाकर मिन्नत समाजत कि सोशल मीडिया फितना है, इससे आपने दूर रहना है, वही कार्रवाई मलीर के अंदर उन्होंने डाली। साथ ही साथ जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे हैं NDU, उन्होंने वहाँ पर खिताब फरमाया है। सवाए फैसल नसीर साहब के, जो लिबिया में उनके साथ थे, ज़ाहिर है शायद बैलेंस करने की कोशिश की है इस दफ़ा। MI के वाजिद अजीज़ साहब जो हैं वो खड़े थे वहाँ। तो सवाए फैसल नसीर साहब के बाकी उनका तमाम जो मेन किचन कैबिनेट थी वो वहाँ मौजूद थी। DG ISI भी थे, बाकी लोग भी थे। तो वो इस ग्रुप फ़ोटो के अंदर जो NDU से निकली है उसमें वो तमाम के तमाम मौजूद थे। वहाँ पर भी मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया पर ही जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें वैसे तो बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, दुश्मन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारी बातें, लेकिन मुद्दा वहाँ पर भी सोशल मीडिया और बयानिए का ही जो है वो सामने आ रहा है। ताहिर अशरफी साहब ने वापस कोई प्लॉट श्लॉट लेने ना लेने इस तरह के इल्ज़ामात और जवाबात तकी उस्मानी साहब को दिए हैं। और फ़ौरन ख़वातीन के 3-4 अकाउंट थे जिनसे वो वीडियोज़ वायरल हुई हैं। तो लग रहा है कि उसके सामने भी, उसके पीछे भी कोई ना कोई ताकत है, कोई ऐसी ताकत है वो ज़ाहिर है जो अब तकी उस्मानी साहब को टारगेट कर रही है। ताहिर अशरफी साहब का बहरहाल भरपूर जवाब जो है वो वहाँ से आया है। ये बटरासी कैडेट कॉलेज है, मानसेरा के करीब है, और इसके अंदर एक प्रिंसिपल हैं जनूबी कोरिया से, जिन्हें हाल ही में इस जनवरी में अपॉइंट किया गया था प्रिंसिपल इस कैडेट कॉलेज का। आज उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो मतियुल्ला जान साहब ने ट्वीट की थी। देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि जनूबी कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो उस्ताद हैं जो इस बटरासी कैडेट कॉलेज जो मानसेरा के करीब है उसमें प्रिंसिपल के तौर पर जनवरी 2025 में अपॉइंट हुए थे। इंटरनल पॉलिटिक्स जो है अंदर की इदारे की, उसमें उनको उनका जो उनकी सरकारी रहायशगाह थी उससे उनको और उनकी बीवी को बेदखल कर दिया। सर्दी भी वहाँ बहुत है। उनकी वीडियो थी कि वो बाहर खड़े हैं बेचारे, अदालत का उनके पास हुक्मनामा है, अदालत ने शायद 22 तारीख को या 19 तारीख को उन्हें हुक्मनामा दिया था कि उन्हें उनके घर से ना निकाला जाए, लेकिन ज़बरदस्ती उनको उनके घर से निकाला गया। अब अगर आप इसकी तहकीक करेंगे तो यकीन कीजिए इसके पीछे भी कहीं ना कहीं से चौधरी साहब निकल आएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन मसला ये है कि अब इससे पूरी दुनिया में हजीमत होगी, क्योंकि या तो फिर प्रिंसिपल साहब को साउथ कोरिया से ला के यहाँ आपने अपॉइंट नहीं करना था, अगर कर लिया था तो अब थोड़ा फिर सब्र करना था, उन्हें उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेने देना था। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जो 2 प्रिंसिपल्स थे बटरासी कैडेट कॉलेज के, उनको भी इसी तरीके से रुस्वा किया गया था और अब इनको रुस्वा किया जा रहा है। अफसोसनाक हरकत है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चौधरी साहबान जो हैं वही मिलेंगे और नजर आएंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।